नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद दो बातें लगातार कही जा रही हैं। दोनों सच हो सकती हैं, लेकिन दोनों के वास्तविक प्रभाव कितने भयावह होंगे, शायद इसकी कल्पना हमने नहीं की है। पहली बात तो कहा जा रहा है कि हम शायद तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व युद्ध का क्या मतलब होता है? क्या सभी देश एक दूसरे के खिलाफ उलझ पड़ेंगे, या देशों के दो समूह जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हमने देखा वो एक दूसरे से लड़ेंगे? जो भी हो, ये सब नहीं होता। जो नतीजे युद्ध के होते हैं वो आप सुन लीजिए। उन दो विश्व युद्धों में क्या कल्पना की है आपने, कितने लोगों की मौत हुई है? पहले विश्व युद्ध में कहते हैं कि 2 करोड़ लोग कम से कम मारे गए होंगे, और दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया की 1% आबादी खत्म हो गई, 6 करोड़। यानी ये आंकड़ा 8 से 10 करोड़ के बीच कहीं बैठता है, दो विश्व युद्धों में मारे गए लोगों का। यह स्थिति तब थी जब विनाश के हथियार आज की तरह भयावह नहीं थे। तब दुनिया के 8 से 10 करोड़ लोग दो विश्व युद्धों में मारे गए। अभी जो इराक ईरान पे जो हमला है, या गाजा पट्टी पे जो हमला हुआ, उसके मृतकों की संख्या देख लीजिए। अभी के जो 4-5 युद्ध हो रहे हैं उन सबको मिला के देख लीजिए, ये संख्या शायद कुछ लाख तक पहुंची होगी। इसके अनुपात, इसका प्रोपोर्शन, इसके आयाम कितने भयावह होंगे अगर वाकई तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो इसकी कल्पना तक डराती है। और मैंने मृतकों की ही बात की, उन लोगों की जो घायल हो गए, जिनके हाथ कट गए, जिनके पांव कट गए, जिन पे रासायनिक हथियारों का ऐसा असर हुआ कि उनकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो विगलित पैदा हुई, विकलांग पैदा हुई। वो सब का असर अलग है। तो कामना कीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध न हो। किसी तरह ट्रंप और नेतन्याहू और दूसरे तमाम जो बहुत सनकी किस्म के लोकतंत्र की पोशाक पहने तानाशाह लोग जो हैं, उनका विवेक लौटे, सरहदों से सेनाएं लौटे। दूसरी बात जो बार बार कही जा रही है कि अब तो कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, चाहे ईरान करे, चाहे अमेरिका करे, चाहे नॉर्थ कोरिया करे। ये एटमी हमला, ये परमाणु हमला, ये नाभिकीय हमला कितना खौफनाक होता है, इसकी कल्पना की है किसी ने? 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे, उनके आंकड़े, उनकी तस्वीरें देख लीजिएगा। आज तक उससे वो मुल्क उबर नहीं पाया है। उसने अपने आप को बिल्कुल नया बना लिया, सब कुछ कर लिया। जापानियों की मेहनत को आप सलाम कर सकते हैं। लेकिन जो अणु बम की, परमाणु बम की स्मृति है, वो भयावह है। और यही वजह है कि अमेरिका जैसा मुल्क कई युद्ध हारने के बाद भी, वियतनाम में हारने के बाद भी, जहां उसने नापाम बमों का इस्तेमाल किया, इजराइल कहते हैं कि ईरान में उसने केमिकल बम गिराए, इन सब के बावजूद एटम बम का इस्तेमाल करने से दुनिया के पांव कांपते हैं। इसलिए नहीं कि उसके पीछे कोई नैतिक बल है, इसलिए कि उसकी भयावहता कितनी मतलब कितनी विराट है। जो अत्याचारियों को, जो आतताइयों को, जो दुनिया भर को जीत लेने का गुमान करने वाले, रखने वाले तानाशाहों तक को डराती है। दोस्तों, आज मुझे एक पुरानी किताब की याद आई। इसका नाम है काउंटडाउन। अमिताभ घोष की लिखी हुई किताब है। अमिताभ घोष मूलतः उपन्यासकार हैं, और पर्यावरण से जुड़े उनके कई उपन्यास अपने आप में कमाल के उपन्यास हैं। सी ऑफ पॉपीज हो, या ऐसे तमाम उपन्यासों के नाम लेना शुरू कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने एक किताब 1998 में, जब भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किए थे और जवाब में पाकिस्तान ने भी ऐसे विस्फोट कर लिए थे, तो उसके बाद एक किताब लिखी, काउंटडाउन। काउंटडाउन जो है, इसका एक बड़ा हिस्सा एटमी राजनीति की सीमाओं,
न्यूक्लियर परीक्षण की चूकों और इन सब के बारे में, कि उसकी भयावहताओं, इन सब के बारे में है। इसमें अमिताभ घोष दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान के नेताओं, जिम्मेदार अधिकारियों से मिलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस न्यूक्लियर युग के बाद क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन इस किताब के आखिर तक आते आते, काउंटडाउन तक के आखिरी हिस्से में एक छोटा सा चैप्टर है। वो अपने एक दोस्त कांति वाजपेयी के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास का दिल्ली का चक्कर लगाते हैं। कांति वाजपेयी जो हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से पास आउट हैं। वो बहुत जाने माना नाम है विज्ञान में। भारत के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है, इस पे उन्होंने खास तौर पे रिसर्च किया हुआ है। तो वो कांति वाजपेयी के साथ निकलते हैं ये देखने के लिए कि ये जो, अगर एक छोटा सा एटम बम भी दिल्ली पे गिरा तो क्या नतीजा होगा। मैं 1998 की अगस्त के अनुमान की बात बता रहा हूं, जो कांति वाजपेयी नाम के वैज्ञानिक ने अमिताभ घोष से साझा किया था। कांति वाजपेयी बताते हैं कि अगर वो घूम रहे हैं कार से और वो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के बीच की जगह पे पहुंचते हैं और वहां वो कहते हैं कि अगर मान लें कि ये ग्राउंड जीरो है, यहां वो बम गिरेगा तो क्या होगा। वो कहते हैं कि से एक्सरेज निकलेंगी इतनी भयावह ऊर्जा वाली, जो उनके एक दोस्त थे एमवी रमन्ना, उन्होंने न्यूक्लियर धमाकों के से होने वाले विनाश का एक अनुमान लगाया था मुंबई को लेकर, उस पर भी मैं आऊंगा। वो कहते हैं कि रमन्ना की थीसिस ये है कि जो तापमान पैदा होगा वो बिल्कुल उस एक्सरेज का वो 1 करोड़ डिग्री होगा। 1 करोड़ डिग्री। हम लोग 50 डिग्री में झुलसता महसूस करते हैं, आप 1 करोड़ डिग्री की कल्पना कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये तापमान की बढ़ोतरी होगी, वो एक फायर बॉल पैदा करेगी जो सीधे ऊपर जाएगा, हर तरफ फैलता जाएगा। वो बोलते हैं कि धीरे धीरे वो ठंडा भी होगा फैलते हुए, लेकिन जब वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के ऊपरी हिस्से तक पहुंचेगा तब भी उसका तापमान 3 लाख डिग्री सेल्सियस होगा। 3 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान का क्या मतलब होता है। अगर आपने साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक की वो भव्य इमारतें देखी हैं कभी, अब तो उन सबको शायद बदला जा चुका है, तबाह किया जा चुका है, या हो सकता है पड़े रहे हों, क्योंकि अब एक नई रूपरेखा संसद भवन की बन चुकी है और वो विस्टा नाम का क्या प्रोजेक्ट है उसमें बनाई जा रही है। तो खैर, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के बीच वो जब 3 करोड़ डिग्री 3 लाख डिग्री का वो आग का गोला होगा तो क्या करेगा। वो सारी इमारतें, वो विशाल खंबे जो लगता था कभी हिलेंगे नहीं, दरकेंगे नहीं, वो मोमबत्तियों की तरह गल जाएंगे। और उससे जो नुकसान होगा तो अलग है। इमारतें जो है उससे जो हवा पैदा होगी, जो गर्मी पैदा होगी, जो दाब पैदा होगा, वो कई लाख प्रेशर कुकर के भीतर की गर्मी के बराबर होगा। उसको आपको झेलना होगा। और हवा की रफ्तार जो होगी वो कम होते होते भी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है। उसमें अगर आप पिघल न गए हों, आप झुलस न गए हों, आपकी जान किसी तरह बची रही हो, तो आप बिल्कुल उड़ते हुए तोप या बम के गोले में बदल जाएंगे। हवा आपको उड़ा कर ले जाएगी और जहां टकराएगी वो जगह, आप तो चकनाचूर होंगे ही, वो जगह भी खत्म हो चुकी होगी। और जो खंबे हैं बिजली के, जो टेलीफोन के तार हैं, जो तमाम तरह का असबाब आपने फैला रखा है विकास का, वो सब उड़ते हुए तीरों, तमंचों, गोलों, तोप के उसमें बदल जाएंगे, उससे ज्यादा प्रहार करेंगे तीव्रता से। वो बताते हैं कि फैलता जाएगा ये। नई दिल्ली में जो होटल बने हैं नई तरह के, उनके वो होटल चकनाचूर हो चुके होंगे।
पुरानी दिल्ली की कुछ इमारतों को उनका कहना है कि जो बहुत दबे सुकड़े आपस में छोटे छोटे घर हैं, दीवारों के भीतर दीवारों वाले, शायद वहां थोड़ा कम लेकिन सबको नष्ट कर देने वाला असर पड़ेगा। न कोई पुलिस व्यवस्था होगी, न कोई एम्बुलेंस होगी, न अस्पताल होगा, और कितने लोगों की मौत होगी किसी भी समय। मुंबई को लेकर जो अनुमान जेवी रमन्ना ने लगाया था अपनी किताब में, उसमें वो कहते हैं कि कम से कम वो 8 लाख लोग भी मारे जा सकते हैं। यहां कांति का कहना है कि 1.5 से 2 लाख लोग कम से कम मारे जाएंगे। 2 लाख लोगों की उनको का अंदेशा है। अच्छा, रमन्ना ने अनुमान लगाया था 1.5 लाख से 8 लाख लोगों के बीच कुछ भी हो सकता है। उस समय ग्राउंड जीरो के आसपास जो भीड़ हो, उसके हिसाब से दिल्ली में 2 लाख लोग मारे जाएंगे। एक मामूली धमाका, एक मामूली एटमी धमाका ये कर सकता है। न अस्पताल मिलेगा, न पुलिस सेवा मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। आप एक जलते हुए श्मशान में होंगे। तो दोस्तों, जब आप युद्धों की बात कर रहे हैं तो तीसरे विश्व युद्ध की बात कम से कम करें और न्यूक्लियर विकल्प की बात भी न करें, क्योंकि जो भी ये विकल्प आजमाएगा वो असल में सारी दुनिया को तबाही में झोंक देगा। हम एक हिरोशिमा, एक नागासाकी तो छोड़ दीजिए, न जाने सैकड़ों हिरोशिमा, सैकड़ों नागासाकी देखने को अभिशप्त होंगे। ये युद्ध जो चल रहा है, किसी तरह इसको रोका जाना चाहिए, और इस रोके जाने में हमारी और कोई भूमिका नहीं है। सिर्फ ये हो सकती है कि हम बार बार चेतावनी दें कि किसी भी तरह ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर न जाए और एटमी विकल्पों की ओर न जाए। ईरान पे बहुत सारे बम गिराए गए, मदर ऑफ ऑल बम, फादर ऑफ ऑल बम कहा गया, लेकिन एटम बम जो है वो एक विकराल राक्षस साबित होगा जो सब कुछ नष्ट कर देगा। इसका ख्याल रखें। आज बस इतना ही। शुक्रिया।